सुप्रभात प्यारे बच्चों, आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम लोग सीख रहे थे कुछ नए नए रोचक तथ्यों के बारे में। तो आइए देखते हैं हमारा आज का विषय क्या है। आज का हमारा प्रकरण है सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी हुई कविता वे आंखें। जैसा कि आपको विदित है कि इस कविता के जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं, वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जो जन्म है वो 1900 ईस्वी में कौशानी अल्मोड़ा जिले में हुआ था, जो कि उत्तरांचल राज्य के अंतर्गत स्थित है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जो मूल नाम है वो गोसाई दत्त है। और सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन चरित्र पर यदि हम ध्यान दें तो हमें मिलता है कि सुमित्रा नंदन पंत जी छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ और प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में विख्यात हैं। उनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है, अर्थात उनकी कविताओं में मानव जाति और प्रकृति दोनों को एक साथ जोड़ करके इन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव के ही आसपास, यानी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने बनारस और इलाहाबाद को अपना केंद्र स्थल बनाया। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते इनके सामने एक ऐसा दृश्य आया कि इन्होंने देखा कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा है, तो इससे ये प्रभावित होकर के गांधी जी के समर्थक हो गए और पढ़ाई को इन्होंने बीच में ही छोड़ दिया और स्वतंत्र लेखन करने लगे। लेखन क्षेत्र में इनकी रुचि वहीं से जागृत हो गई और जो प्रकृति है, प्रकृति के अद्भुत चित्रकार के रूप में पंत जी को माना जाता है और उनकी कविताओं में इसका सुंदर सा स्वरूप देखने को मिलता है। पंत जी हमेशा बदलाव के पक्षधर थे। शुरुआत में इन्होंने जो अपनी कविताएं लिखी वो छायावादी शैली में लिखी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी, जिनमें से वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, चिदंबरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चाँद लोकायतन जैसी प्रमुख रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी के कार्यों को, उनकी उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा पद्म भूषण जैसे विशेष पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। पल पल की बदलती प्रकृति इन्हें जादू की तरह आकृष्ट करती थी, इसलिए ये इनकी कविताएं अधिकांशतः प्रकृति के इर्द गिर्द घूमती रहीं। 1977 ईस्वी में प्रकृति के इस सुकुमार कवि ने अपनी यादों को छोड़कर इस संसार से विदा ले लिया। तो आज की ये जो कविता है, जिसका हमने आपने नाम पढ़ा वे आँखें, और एक साहित्य का शिक्षक और आप साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते आपको विशेष प्रकार की आँखों का वर्णन पता होगा। जैसे आपको मिला होगा कहीं झील सी आँखें मिलती हैं, तो कहीं नीली आँखों का वर्णन मिलता है, तो कहीं कजरारे नैना मिलते हैं। परंतु यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ एक ऐसी आँख का वर्णन है जिसको देख करके हमारा मन डर जाता है। क्यों डर जाता है? उन आँखों में आखिर ऐसा क्या भरा है? इसके विषय में सुमित्रा नंदन पंत जी लिखते हैं कि वे आँखें, ये जो कविता है वो प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग के शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था ने निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। कविता में ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की जो परतें हैं, यह कविता उनको खोलती है और स्पष्ट रूप से कई वर्गों में जो विभाजित समाज है हमारा, इसका खाका ये जो कविता है वो हमारे सामने प्रस्तुत करती है। यह कविता यह दर्शाती है कि कैसे निम्न वर्गीय लोगों का अर्थात कृषक वर्ग का जो जीवन है, कैसे वो बद से बदतर होता जा रहा है और इसको बनाने में कहीं न कहीं समाज के उच्च वर्ग के लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान है, जिस पर हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही है। एक समय ऐसा था किसान के जीवन में कि उसके जीवन में खुशहाली थी, परंतु आज क्या हो गया, जिसके विषय में कवि लिखता है कि अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण
दैन्य दुख का नीरव रोदन। अर्थात सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि अंधकार की गुहा सरीखी, अंधकार की गुहा मतलब होता है गुफा, सरीखी का मतलब समान, अंधकार की गुफा के समान उन आंखों को देखकर कवि कह रहा है कि मेरा मन डर जाता है। यहाँ जो किसान की आंखें हैं वो अंधकार की गुफा के समान बताई गई हैं। क्यों? क्योंकि किसान का जो वर्तमान है वो घोर निराशा में डूबा हुआ है और भविष्य भी अंधकार में है। इसलिए किसान की आंखों में भविष्य के अंधकार की जो परतें हैं, भविष्य के अंधकार की जो छाया है वो स्पष्टता देखी जा रही है। इसलिए कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो आंखें अंधकार की गुफा के समान है। और उन आंखों में भरा क्या है? भरा दूर तक उनमें दारुण दैन, उनमें दूर तक यानी अनंत काल तक उनमें असहनीय कष्ट का, असहनीय दुख का शांत रोदन। नीरो का मतलब होता है शांत, रोदन मतलब रोना, असहनीय कष्ट का शांत रोदन भरा है। अब देखिए यहाँ आपको मिलेगा विरोधाभासी चीजें। रोदन भी कह रहे हैं, नीरो भी कह रहे हैं, आदमी रो भी रहा है, आवाज भी नहीं हो रही है। हमारी साहित्यिक परंपरा कहती है कि दर्द का हद से बढ़ जाना भी एक दवा है, और दर्द जब व्यक्ति को सहने की आदत हो जाती है तो दर्द ना मिले तो उसे चैन नहीं मिलता। ऐसी कुछ बातें यहाँ भी दिखाई गई है कि किसान के जीवन में जो दुख हैं वो इतने दुख हैं कि किस दुख को सोच करके किसान रोए, वह रो भी नहीं सकता, इसलिए उसकी आंखें शांत हो गई हैं, क्लांत हो गई हैं। आगे किसान वर्णन करते हुए कहता है कि वह किसान, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ इसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। कवि कहता है कि वह स्वाधीन किसान रहा। स्वाधीन मतलब अपने अधीन, अर्थात अतीत में, भूतकाल में वह स्वतंत्र किसान, और अभिमान भरा आंखों में इसका, इस स्वाधीनता का अभिमान उसकी आंखों में भरा रहता था। यहां ध्यान दीजिएगा, अभिमान शब्द प्रयुक्त हुआ है। अभिमान का मतलब घमंड होता है, गर्व होता है, परंतु यह नकारात्मक अर्थ में नहीं है। यहां से आप दो चीजें ले सकते हैं हमारे जो व्यवहारिक जीवन में प्रयुक्त होते हैं, अभिमान और स्वाभिमान। अभिमान में घमंड का भाव होता है और घमंड हमेशा हमें नकारात्मक दिशा में प्रेरित करता है। स्वाभिमान जो होता है वो हमेशा सकारात्मक दिशा में हमें प्रेरित करता है। और अभिमान की यदि हम वास्तविक व्याख्या करें तो अभिमान बड़ों के लिए भी है और छोटों के लिए भी है, दोनों का सकारात्मक अर्थ है। बड़ों के अर्थ में क्या है कि अभिमान, अभी मैं जो कह रहा हूं इसको मान मिलना चाहिए, ये बड़ों के अर्थ में है। और छोटों के अर्थ में क्या है? अभिमान, अभी मेरी बात मान ली जाए, इसलिए छोटे बच्चे आपसे जिद करते हैं। और वही यानी उसकी जो स्वाधीनता है, वही उसके चाव यानी उसकी जो स्वतंत्रता है। जब वो अतीत में पूरी तरीके से खेतों पर उसका अधिकार था, तो कभी कह रहा आज भी उसकी आंखों में कहीं कहीं उसको देखने को मिल जाता है। आज क्या है? वही उसका स्वाभिमान मझधार में, बीच में छोड़ करके चला गया। कैसे? कगार सदृश, कगार के समान। जैसे ही झरने के बगल में एक वृक्ष आपको दिख रहा होगा और वृक्ष बिल्कुल किनारे है, यही किनारे का जो वृक्ष है इसी को कगार का वृक्ष कहते हैं। यानी कभी भी लहर इसको अपने आगोश में लेकर के नदी की धारा के साथ प्रवाहित कर सकती है। ठीक वैसे ही किसान का जीवन है, ये परिस्थितियों में बिल्कुल रम सा गया है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि संसार कगार सदृश बह खिसका। आगे उस किसान की खुशहाली का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि लहराते वे खेत दृगों में, हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। कवि कहता है आज भी किसान की आंखों में जब वह अपने अतीत को याद करता है तो लहराते हुए खेत दिखाई पड़ जाते हैं जिनसे वह बेदखल हो गया है, जिस पर अब उसका अधिकार नहीं रह गया है। यहां आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि किसान को पहले किसान खेतों पर अपना आधिपत्य जमा रखा था, आज वो कौन सी परिस्थितियां आई जिसके कारण किसान अपने खेत से बेदखल हो गया। तो प्यारे बच्चों,
अगला जो अंक होगा हमारे, यानी अगली जो वीडियो होगी, उसमें कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो इन सारे रहस्यों को स्वतः उद्घाटित कर देगी, इसलिए इस पर विशेष समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और कवि कहता है कि हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तिन तिन तिन, यानी खेतों में बिखरी हुई दूर तलक जो हरियाली है, एक एक तिनके की जो हरियाली है, उसी की हरियाली से किसान का जीवन है वो प्रसन्नचित रहता था, आह्लादित रहता था। अर्थात आप जान ही रहे हैं कि किसान जो कि पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर रहता है, और हमारा प्राचीन साहित्य भी कहता है, आदि हम बाबा प्रातः स्मरणीय तुलसीदास जी का स्मरण करें तो उन्होंने रामचरितमानस में लिखा है कि उत्तम कृषि मध्यम व्यापार। कृषि को उत्तम माना गया, सबसे उत्तम। इसलिए कृषि को उत्तम नहीं माना गया कि हम यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं आप भी कृषि करें। कृषि से मतलब है प्रोडक्शन से, कृषि से हमारा मतलब है उत्पादन से। उत्पादन की जहाँ क्षमता है, यानी उस जमाने में भी आत्मनिर्भर बनने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित किया गया था, और कृषि हमें आत्मनिर्भर बनाती है, इसलिए कृषि को सर्वोत्तम माना गया। और किसान को अन्नदाता भी माना जाता है, इसलिए माना जाता है क्योंकि किसान ही एक ऐसी कौम है जो समस्त संसार का भरण पोषण करती है, जो समस्त संसार के पेट भरने के लिए अन्न उपजाती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की व्याख्या के बाद हम आप जानेंगे कि इसका व्याकरणिक परिचय क्या है। व्याकरणिक परिचय में आप जानती हैं कि हम भाव सौंदर्य को सबसे पहले लिखते हैं। भाव सौंदर्य में किसी भी कविता की विशेषतम पक्ष को उभारा जाता है, जिसमें आप लिख सकते हैं कि कविता में किसान का सुखद अतीत एवं दुखद वर्तमान का चित्रण किया गया है। दूसरी बात यह है कि संसार की संवेदनहीनता का वर्णन किया गया है। अगला आप देखेंगे कि महाजनों के अत्याचारों का वर्णन है। और शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत जैसा भी आप जानते हैं कि कविता का व्याकरणिक पक्ष उभारा जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भाषा कविता की सरल, सहज एवं प्रभावी है। लाक्षणिक शैली का प्रयोग किया गया है। दृश्य बिंब है, जीवन में की हरियाली में रूपक अलंकार है, तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, दारुण दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। आज के अंक में प्यारे बच्चों हमने आपने क्या सीखा, इसको परखने के लिए हल कर लेते हैं आज का कार्यप्रपत्र। और आज के कार्यप्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है, कवि किसान की आंखों से क्यों डरता है। दूसरा प्रश्न है, किसान की मनोदशा पर प्रकाश डालिए। आज का तीसरा प्रश्न है, स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है, इसको आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। चौथा और अंतिम प्रश्न है, काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखिए। आज के अंक में प्यारे बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।